नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। इस समय हमारे साथ रीवा की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले और वर्तमान विधायक गुढ़ श्री नागेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे तमाम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, गुढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे और जो जनता के सवाल हैं, जो आप सवाल सीधे नहीं पूछ सकते हैं, वो भी सवाल हम विधायक जी से पूछेंगे। तो सबसे पहले सर तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रिसर्च। धन्यवाद, थैंक यू जी। सबसे पहला सवाल आपसे कि आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब की और कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, और इतना राजनीतिक लंबा आपको अनुभव है और लंबे समय से राजनीति में आप हैं, तो कब से शुरुआत हुई आपके राजनीतिक जीवन की? एक्चुअली हम बहुत गरीब परिवार से हैं और मनगमा, जैसा आप जानते हैं, मनगमा विधानसभा क्षेत्र का जराहा मेरा गांव है। मनगमा सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक लड़ाइयों का एक बहुत मजबूत गढ़ रहा है। वहाँ शुरुआत में जब मैं पढ़ता था स्कूल में, तभी से स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी एवं रुक्मीरमण प्रताप सिंह दोनों के बीच राजनीतिक उठापटक चलती थी और दोनों चुनाव लड़ते थे। स्वाभाविक रूप से मैं रुक्मीरमण प्रताप सिंह के लिए काम करना वहीं शुरू किया। बचपन से ही हम लोग जाते थे चुनाव में। उसके बाद धीरे धीरे, बहुत लंबी कहानी है, उससे इतर करते हुए मैं अपने एक्चुअल शुरुआत की बात करूं, मैं रीवा जब पढ़ने आया तो कॉलेज में विशेष रूप से मेरा इंटरेस्ट जो था वो खेल की तरफ था। तो हम खिलाड़ी लोग समय में अपना ग्राउंड बनाते खेलते थे। उस समय इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी जो वर्तमान में है खिलाड़ियों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। तो एक दिन अखबार में निकला, दैनिक जागरण में, कि रीवा नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। 1974 की बात है। तो मैंने सब खिलाड़ी भाइयों से कहा कि चलो चुनाव लड़ा जाए। कुछ ने कहा कि ठीक है, कुछ ने कहा कि अरे क्या लड़ेंगे, चुनाव खेल कूद में हम लोग रहते हैं। बहरहाल अंत में तय हुआ और हम लोगों ने 30 पार्षदों की सीट थी नगर पालिका रीवा, उसमें हमने 15 लोगों को चुनाव लड़ाया और सारे खिलाड़ी थे। उसमें स्वर्गीय कुंवर नरेंद्र सिंह ताला थे जो इंडिया लेवल के प्लेयर थे। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट तीनों में बहुत अच्छे दिग्गज खिलाड़ी थे और बहुत सारे खिलाड़ी थे। भैयालाल विश्वकर्मा जी थे, बजरंग तिवारी जी थे, महावीर शुक्ल जी थे। इनको सबको हमने चुनाव लड़ाया, इंडिपेंडेंट लड़ाया और 15 में से 12 सीट हम लोग जीत गए निर्दलीय। उसके बाद जोड़ तोड़ शुरू हुई, जनसंघ था उस समय और कांग्रेस। तो मूल रूप से चूँकि हमको कांग्रेसी समझा जाता था रुक्मीरमण प्रताप सिंह जी के नाते, लेकिन उस समय राजमाता ग्वालियर पधारी, यहाँ आई और उन्होंने कहा कि आप लोग जनसंघ से समर्थन ले लो और अध्यक्ष बन जाओ। इस तरह से हम उस नगर पालिका रीवा के 1974 में अध्यक्ष बन गए। वहीं से राजनीतिक जीवन की कायदे से शुरुआत हुई। बिल्कुल। और यहाँ जो कुछ बन पड़ा, हमने नागरिकों को काम किया और पॉपुलरिटी बढ़ती गई। खिलाड़ी भी थे, खेल प्रेमी भी, रीवा की जनता बहुत खेल प्रेमी थी। तो उन लोगों ने मुझे भरपूर सहयोग साथ दिया और चलते चलते इमरजेंसी लग गई तो हमारे सब खिलाड़ी बंद हो गए, हमारे पार्षद बंद हो गए। हम को नहीं बंद किया, ये पता नहीं क्यों कारण, लेकिन अंततोगत्वा जब इमरजेंसी ख़त्म हुई, श्यामाचरण शुक्ला जी आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको राजनीति में आना चाहिए। तो मैंने कांग्रेस पार्टी फिर से ज्वाइन की और 1985 में मुझे गुड़ से टिकट दिया गया। पहली बार विधानसभा। हाँ, टिकट तो मुझे रीवा से दिया गया था, लेकिन तत्कालीन मंत्री जो थे मुनि प्रसाद शुक्ल जी रीवा से विधायक थे और राजस्व मंत्री भी थे मध्य प्रदेश के। वो अड़ गए कि हमारे विधानसभा को बदलना नहीं चाहिए। मैं गुड़ गया भी नहीं था कभी,
लेकिन गुड़ से मुझे टिकट दिया गया, मैंने गुड़ से चुनाव लड़ा और सबकी कृपा रही, गुड़ की जनता ने मुझे हाथों हाथ लिया और करीब 15-20 हज़ार वोटों से वो चुनाव मैंने जीता। उसके बाद सिलसिला चलता रहा। 1985 में पहली बार विधायक आप विधायक बने। फिर 1990 के बाद मुझे टिकट कांग्रेस से नहीं मिला, कारण तो मुझे नहीं पता है। और अंत में 1998 में मैंने भारतीय जनता पार्टी सुंदरलाल जी पटवा जी के कहने से, उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि वहाँ तुम्हारा स्थान नहीं है, आप मेरे पास आओ, तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया। 1998 में वहाँ भी टिकट नहीं मिला। 1913 में 1100 वोटों से मैं चुनाव हार गया। और 2013 में फिर 18 में फिर आप सबकी कृपा रही जनता की, तो अच्छे वोटों से चुनाव जीतकर यहाँ ये करियर है मेरा। मैं चौथी दफा पे विधायक हूँ। एक अच्छा लंबा सफ़र रहा है राजनीति का। आपने अभी वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान तक में आपने गुड़ में कौन कौन सी बड़ी उपलब्धियां दी हैं लोगों को? देखिए, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में गुड़ को देखा तो मुझे सबसे ज़रूरी लगा कि वहाँ सिंचाई का साधन होना चाहिए। तो मैं पटवा जी के पास गया, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी के पास, और मैंने रिक्वेस्ट किया कि ये बाणसागर से गुड़ लिफ्ट इरिगेशन मूल जो योजना है उसमें ये प्रस्तावित थी, लेकिन इसका काम शुरू नहीं हुआ। उनके प्रयत्न से और हम तत्कालीन सिंचाई मंत्री अनूप मिश्रा जी के प्रयत्न से इस गुड़ लिफ्ट इरिगेशन का भूमि पूजन वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं वही मुख्यमंत्री हो गए थे, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश अध्यक्ष थे। उनने दोनों ने आके सुपरवा में किया और फिर हमारा गुड़ का अंचल काफ़ी सिंचित हो गया। आज देख रहे हैं गुड़ में करीबन 70-80% सिंचाई पूरी हो गई है। ये इसको मैं एक उपलब्धि मानता हूँ। कॉलेज नहीं थे, कॉलेज बने, गोविंदगढ़ बना, गुड़ बना, रायपुर बना, तमाम कॉलेज बने, रेस्ट हाउसेज बने, सड़कें बनी। ये तो सामान्य काम है जिनके प्रति हम लोग, गुड़ में आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं पहली दफ़े चुनाव जीत के गया तो वहाँ कोई लड़कियों का स्कूल नहीं था। कन्या हायर सेकेंडरी डायरेक्ट वहाँ खोली, आज भी चालू है। और तो कॉलेज तो है ही है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो गया है। इस तरह से फिर बाद में मैंने मुख्यमंत्री जी को बुलाया और मैंने कहा, वो पधारे और उन्होंने देखा, मैंने दिखाई कि भैरव बाबा के आसपास बहुत सारी सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है। उन्होंने घोषणा की वहीं कि यहाँ कोई हम इंडस्ट्री लाएंगे। उसी के फलस्वरूप ये सौर ऊर्जा का जो सोलर प्लांट है वो आया और उससे कई बहुत सारे लोगों को लेबर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, क्षेत्रीय लोगों को, क्षेत्र के बाहर के लोगों को उसमें रोजगार मिला। तो ये हम अगर एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट बदवार की बात करें, जो अपने गुड़ क्षेत्र में स्थापित है, बदवार में, एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इसके बावजूद लोग कहते हैं कि वहाँ स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। तमाम आपने देखा होगा कि बहुत बार धरना प्रदर्शन किए। तो आपको क्या लगता है कि स्थानीय लोगों को फ़ायदा हुआ है उससे? नहीं, जो फ़ायदा होना चाहिए था जितना, वो तो नहीं हुआ। मैं इस बात से आपसे सहमत हूँ और उसके लिए मैंने भी धरना प्रदर्शन किया और मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की, कई दफ़े बात की। लेकिन स्थानीय लोगों को काफ़ी कुछ रोज़गार मिला है, ऐसा भी नहीं है। जैसे जब शुरुआती काम हुआ तो सारे लेबर सारे एरिया के थे, फिर कुछ टेक्नीशियन जो अपने क्षेत्र के थे उनको भी कुछ काम मिला। लेकिन जो उम्मीद थी कि जो, और घोषणाएं हैं जो सरकारों की, कि स्थानीय उद्योगों में कम से कम 70% काम स्थानीय लोगों को मिलना है, वो उस प्रतिशत तक हम नहीं पहुंच पाए हैं और वो शिकायत मेरी अब भी बनी हुई है। तो क्या कारण मानते हैं, क्या वजह मानते हैं लोग? नहीं, उनका कहना है जो मतलब रोजगार देने वाली जो इकाई है, उनका कहना है कि इस प्लांट में, सौर ऊर्जा में बहुत ज़्यादा अवसर है ही नहीं, क्योंकि ये इसमें प्लेट लगाए जाते हैं
और प्लेट की धुलाई होती है, तो शुरुआती में जो काम रहा टेक्निकल वो तो हुआ, लेकिन अब वहाँ बहुत सारा टेक्निकल काम रह नहीं गया है। तो एक ये भ्रम की भी स्थिति भी बनी हुई है आम लोगों में। प्लांट बहुत बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, दुनिया का नंबर 2 प्लांट है। मैंने वो भी प्लांट देखा है कैलिफोर्निया में जो दुनिया का सबसे बड़ा है, मैं वहाँ गया था। तो इस नाते हमको ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो अवसर आया है उसमें कितना परसेंटेज हमको मिला है, उसमें भी मैं अभी अपने आप को कम मानता हूँ। हम बात कर लेते हैं सड़कों की। आम लोग अभी तक वर्तमान में जो गुड़ क्षेत्र में तमाम सड़कों की अगर हम बात करें, जो बदवार से लेकर तमरा तक, या फिर अगर अपने क्षेत्र की ही बात करें, तो बहुत दिनों से इंतज़ार है लोगों को कि 2 लेन सड़कें कब बनेंगी वहाँ पर, ताकि वो जो अंचल है वो विकास के रास्ते पर एक तेज़ी के साथ बढ़ सके। नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। किसी देश, किसी प्रदेश और ज़िले का विकास सड़कों के द्वारा ही होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कभी कहा था, जॉन एफ कैनेडी ने, कि अमेरिका इसलिए विकसित नहीं है कि यहाँ सड़कें अच्छी हैं, सड़कें चूँकि यहाँ अच्छी थे इसलिए यहाँ ये विकास हुआ है सड़कों के कारण। रीवा में ये कमी रही है, लेकिन पूरे प्रदेश में, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम इधर 10 सालों में हुआ है वो अतुलनीय है, वो अकल्पनीय था पहले के हिसाब से। 2003 के पहले की रोडों का आप देखें तो अभी भी जो गुड़ में टनल बनी है, मैं देख आया हूँ, आप लोग भी देखें, उसका उद्घाटन भी होने वाला है, तो वो भी एक कल्पना से परे का काम हुआ है। गुड़ की जो मेन रोड है एक सबसे बड़ी, वो 3 रोडें वहाँ सबसे बड़ी मानी जाती हैं मेरे हिसाब से। पहली ये जो गुड़ से चलती है और तमरा देश होते हुए सीतापुर, मन्नी, मऊगंज जाती, इसका 2 लेन का काम शुरू हो चुका है पन्नी तरफ से, है काम शुरू है, और उसमें जो भी समय लगेगा तो वो जल्द ही गुड़ तरफ वो काम बढ़ रहा है। दूसरी जो पन्नी से रायपुर रोड आती थी मनिकवार होके, वो 2 लेन बन गई है पूरी तरह, सीसी रोड बन गई, सीमेंटेड रोड। तीसरी गोविंदगढ़ से टीकर होते हुए जो रोड आती है, गुड़ में जुड़ती है कनौजा में, वो भी 2 लेन बन चुकी है पूरी सीसी। एक रोड मेरे बहुत मन में है, उसके प्रश्न हूँ कि पहाड़ के गोविंदगढ़ से ऊपर से होते हुए, पहाड़ से होते हुए बहुत दिनों से वो प्रस्तावित है, वो जाके तमरा देश तक वो रोड वहाँ से आके और फिर ये जो तमरा देश सीतापुर रोड है उसमें मिल जाए, उससे आवागमन और ये सब जो घुमाव होता है वो सब खत्म हो जाएगा, अंतराल बच जाएगा। तो इस तरह से अंदर की तो काफ़ी रोडें बन चुकी हैं, और जो भी हैं कभी अभी भी टेंडर हुए हैं 5-6 रोडों के, प्रधानमंत्री रोडें काफ़ी बनी हैं। तो इस तरह से गुड़ किसी मायने में इंफ्रास्ट्रक्चर में कम नहीं है। बेरोजगारी की बात जहाँ तक है, वो मैं आपके प्रश्न के बावजूद ही कहना चाहूँगा, बिल्कुल वो चिंता का विषय हम सबके लिए है। अगला प्रश्न सीधा आपसे ये है कि तमाम लोगों के मन में अब प्रश्न है कि क्या विधायक जी 2023 में चुनाव लड़ेंगे? ये तो पार्टी का निर्णय होता है, ये हमारा निर्णय नहीं होता। पार्टी चुनाव लड़ेगी और पार्टी चुनाव जीतेगी, ऐसी उम्मीद है। हमारे विषय में पार्टी जो निर्णय लेगी वो वही हमारे मान्य होगा। ठीक है, आप इसका सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर इस सवाल को मैं पुष्टि करना चाहता हूं, क्योंकि आपसे सीधा जानना चाहता हूं, क्योंकि इससे जुड़े कई सारे हमारे सवाल हैं जिनके उत्तर हमें शायद नहीं मिल पाएंगे। मैं ये सवाल ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि अब विधायक जी की उम्र हो चुकी है, तो और जो भारतीय जनता पार्टी है इस मतलब कि एक उम्र के बाद फिर विधायकों को जो वर्तमान है फिर पूर्व है उनको टिकट नहीं देती है, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। तो इसका जवाब तो मैंने दे दिया भाई, पार्टी की गाइडलाइन जो भी तय होगी और पार्टी जो निर्णय लेगी मैं उसके साथ हूँ। अब उम्र तो हमारी हो ही गई है, लेकिन पार्टी में अपवाद भी हैं,
अभी पिछले दफ़े ही टिकट जो दिए गए थे 83, और हम तब भी हम उम्र के दराज थे। 18 में भी जब मुझे टिकट दिया गया तब भी मैं 75 वर्ष से अधिक का था। तो मेरा मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह यही जवाब दूंगा कि पार्टी का निर्णय मुझे सर्वमान्य। मान लीजिए अगर हम मान लें कि पार्टी, आप उम्र के हिसाब से अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आप किसे उतारेंगे गुड़ की राजनीति में? आप अगला अपना एक तरीके से कहा जाए कि प्रतिनिधित्व किसे सौंपेंगे? नहीं, देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन, नियम और राष्ट्रहित में काम करने वाली पार्टी है। उसने हमको ये अधिकार या किसी विधायक को ये अधिकार नहीं दिया है कि आप अपना आप न लड़ेंगे तो आप किसी को उतार देंगे। ये अधिकार हमको नहीं है, और न वो अधिकार मैं लेना चाहूँगा। ये अधिकार पार्टी का है, जिसके लिए पार्टी कहेगी उसके लिए प्रचार करेंगे। आप कह रहे हैं कि पूरा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। इसके अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक लंबा राजनीतिक अनुभव है आपको राजनीति में, क्या युवाओं को राजनीति में आने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। राजनीति की नई पीढ़ी तैयार होनी चाहिए। क्योंकि आगे भारत का भविष्य जो सम्माननीय मोदी जी ने बना दिया है, जिस ओर भारत बढ़ रहा है विश्व गुरु होने की दशा की ओर, इससे बड़े कोरोना काल के बाद भी हम भारत में अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर हैं। ये बड़ी भारी उपलब्धि है देश की। अब उसको नकारना तो ठीक नहीं, इसलिए युवाओं को भी आगे आकर राजनीति का दामन थामना चाहिए और सच्चे मन से देशभक्त के रूप में काम करके राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, आपका कहना है कि राजनीति में युवाओं को आने की अभी ज़रूरत है। गुड़ में एक राजनीति होती है कि अगर कांग्रेस पार्टी से किसी ब्राह्मण व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो बीजेपी से किसी ठाकुर समाज के व्यक्ति को टिकट दिया जाता है। फिर दोनों में अपवाद होता है कि अगर इस तरफ से ब्राह्मण तो उस तरफ से कोई ठाकुर। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए या फिर इस पूरे विषय को कैसे देखते हैं? मैं इस विषय को मैं बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ। जातिवाद की राजनीति जो करते हैं या जो करने की कोशिश करते हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं इसका सीधा उदाहरण हूँ। मेरे चुनावों में ब्राह्मण, यदि आप कहते हैं कि ब्राह्मण नेतृत्व की बात है, तो सुंदरलाल तिवारी जी से, स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी जी बहुत अच्छे इंसान थे। उनसे बड़ा ब्राह्मण का चेहरा रीवा जिले का कोई नहीं था। स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी के पुत्र थे। और ठाकुर भी वहाँ लड़ते थे। ठाकुर भी जो लड़े वहाँ से पिछले 2-3 चुनाव, तो दुनिया जानती है कि उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है और वहीं के रहने वाले हैं। अपने आप को वहाँ का वही मानते हैं, इलाकेदार, जमींदार, जो भी कहिए। लेकिन ताहम में चुनाव जीतता रहा। तो हमें तो यह समझ में नहीं आता। और कहीं भी मैं राजनीतिक जीवन के, किसी के राजनीतिक जीवन में मैं सबसे को सलाह भी दूंगा, उनसे प्रार्थना भी करूंगा कि ये इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आम आदमियों के काम की राजनीति करिए, आम आदमियों के भले की राजनीति करिए। और हमको तो ब्राह्मण, ठाकुर और ओबीसी, दलित, पिछड़ा, हरिजन, आदिवासी सबका बराबर समर्थन मिलता था। बिल्कुल, इसलिए मैं इस बात को सही नहीं मानता। लोगों का सवाल है कि विधायक जी से आप अगर इंटरव्यू करिएगा तो एक सवाल पूछिएगा कि वर्तमान में गुड़ में लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। जैसे हमने अभी सोलर पावर प्लांट की बात की कि उम्मीदें थी कि बिजली फ्री मिलेगी या फिर फ्री ना मिले तो पर्याप्त मिलेगी, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे, क्षेत्रों में भ्रमण करते होंगे कि बहुत सारे ट्रांसफार्मर जले हुए हैं अंचल के, वहाँ पर लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। तो इस ओर आपका ध्यान है और इस ओर क्या प्रयास करेंगे? पहला तो ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि सोलर प्लांट की बिजली से गुड़ को बिजली मिलेगी। हैं, सोलर प्लांट की बिजली देश का काम कर रही है और दिल्ली की मेट्रो चला रही है।
अब रहा सवाल, वो ग्रिड से हमको भी आती है बिजली और प्रदेशों को भी जाती है, दिल्ली प्रदेश को भी जाती है, और ग्रिड से डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रदेशों में। तो क्षमता पूरे देश की जो बिजली बनाने की है वो इससे बढ़ गई। लेकिन ये बात आपकी सही है कि बिजली की इधर पिछले 6-7 महीनों से किल्लत बढ़ी है, ट्रांसफार्मर बहुत सारे जले हैं। इस बात की ओर हम सब ने मिलकर ध्यान दिलाया माननीय मुख्यमंत्री जी का, और आपको जानकर ये खुशी होनी चाहिए और थोड़े दिनों का इंतजार है, 3000 करोड़ रुपए सिर्फ रीवा जिले की बिजली के सुधार के लिए प्राप्त हो चुके हैं, और तमाम एक वो बन गया है पूरा स्ट्रक्चर। अब कोई 25 हार्स पावर के वो नहीं लगेंगे ट्रांसफार्मर, सारे 63 और 63 के ऊपर के लगेंगे, और वो काम चालू है, पूरे ज़िले में चालू है, गुड़ में भी चालू है, और जहाँ जैसी सूचना आती है तुरंत ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। इस स्थिति में सुधार काफ़ी हो चुका है और काफ़ी और होने की उम्मीद है। पूरे केबल बदले जाएंगे, पूरा उसका स्ट्रक्चर सही किया जाएगा। ये केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत पैसा आया है, जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने 3000 करोड़ रुपए रीवा जिले के लिए दिया है। तो ये आश्वस्त हो लोग कि जल्द ही सुधार होगा। मैं पूरा आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि किसान मजदूर सब ये आश्वस्त रहें कि बिजली जल्द ही सुधार की ओर उसका कदम चल चुका है, और अगले 6-7 महीनों में रीवा जिले की बिजली में काफ़ी सुधार हो जाएगा। आपके पार्टी के ही एक नेता बालेन शुक्ला जी 15 नवंबर से यात्रा निकाल रहे हैं, जो 13 फरवरी को उसका समापन होगा और पार्टी के बड़े नेता आएंगे। वो पूरी तरीके से चुनाव की, क्या माने कि चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यदि आप कहते हैं कि हमारे पार्टी के नेता हैं बड़े, हर कार्यकर्ता और नेता का ये कर्तव्य है कि आमजनों के बीच जाए, उनकी समस्याएं जाने, समाधान करने की कोशिश करे, और आगे जो पार्टी उसके इन कामों का मूल्यांकन करके यदि उनको अवसर देती है तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं इसके लिए। और यात्राएं तो देश में बड़ी बड़ी चल रही हैं, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ थे गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह जी, जो तमाम मुद्दों पर सहजता के साथ जवाब दिए हैं और गुड़ की जनता को आश्वस्त किए हैं कि जो समस्याएं व्याप्त हैं उस पर सुधार किया जाएगा, उस पर हमारा ध्यान है, और जो रोज़गार की स्थिति है वर्तमान में उसके लिए भी हमारे कदम हमेशा आगे रहेंगे और हम हमेशा युवाओं के लिए सोचते रहेंगे। तो गुड़ के तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए विधायक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।